हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सुरेंद्र मोहन पाठक की संपूर्ण कथा साहित्य वॉल्यूम 1 से एक और बढ़िया सी कहानी जिसका नाम है अनोखा जासूस। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अनोखा जासूस। हवलदार, मैं ब्लास्ट का रिपोर्टर हूँ। सुनील ने कोठी के बाहर खड़े पुलिस के सिपाही से कहा। आप कुछ भी हो साहब, हवलदार रुक्ष स्वर में बोला। भीतर जाने की इजाज़त नहीं है। अधिक कहना सुनना बेकार समझकर सुनील एक और हट गया। अगर मामला सर जहांगीर जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति की मृत्यु का न होता तो सुनील कब का सर जहांगीर की कोठी के भीतर घुसने के प्रयत्न छोड़ चुका होता। सर जहांगीर की मृत्यु का समाचार सुनकर उसने मौके पर बाकी रिपोर्टरों से पहले पहुंचने की जान लड़ा दी थी, लेकिन जिस लाभ की उसने आशा की थी वो उसे नहीं मिल पा रहा था। सुनील बड़ी बेचैनी से कोठी के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। क्योंकि मामला नगर के बड़े ही प्रभावशाली व्यक्ति की मृत्यु का था, इसलिए पुलिस आशा से अधिक सक्रियता दिखा रही थी। समाचार मिलते ही पुलिस का दस्ता सर जहांगीर की कोठी पर पहुंच गया था और स्थिति को अपने अधिकार में ले चुका था। यही कारण था कि सुनील गैर सरकारी रूप से भी केस के विषय में कोई जानकारी नहीं पा सका था। लेकिन एक बात इलाके के हर आदमी की जुबान पर थी कि जहांगीर की मृत्यु के फौरन बाद ही उनका व्यक्तिगत नौकर बिहारी भागता हुआ कोठी से बाहर निकला था। क्षण भर वह कोठी के पिछवाड़े में पड़ी सर जहांगीर की खून से लथपथ लाश के पास खड़ा रहा और फिर जब उसे विश्वास हो गया था कि अब उसके मालिक इस संसार में नहीं है, वह झपटता हुआ कोठी में वापस घुस गया। और तब वह उसी रफ्तार से बाहर निकला था तो उसकी बगल में एक छोटा सा अटैची केस दबा हुआ था। वह भागता हुआ मुख्य सड़क पर आया और फिर उसने नगर के घने भाग की ओर जाने वाली एक बस को बड़ी मिन्नत समाजत करके रुकवाया। कई लोगों ने उस अटैची केस सहित उसे बस पर सवार होते देखा था। बिहारी तभी से लापता था। सुनील ने सुना था कि पुलिस बड़ी सरगर्मी से बिहारी की तलाश कर रही है। यह आम धारणा थी कि सर जहांगीर की हत्या की गई है। जो लोग सर जहांगीर और उनके सामाजिक क्रियाकलापों को जानते थे, उनके लिए सर जहांगीर की हत्या का समाचार आश्चर्यजनक ही नहीं, अविश्वसनीय भी था। सर जहांगीर तो ऐसे सीधे सच्चे उदार हृदय और धर्म भीरु वृद्ध थे कि उनका कोई भी शत्रु हो ऐसा तो संभावना ही नहीं थी। जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी किसी का अहित नहीं सोचा, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, हमेशा हर ज़रूरतमंद की भरसक सहायता की। भला कौन ऐसे देवता पुरुष की जान का दुश्मन हो सकता है। सर जहांगीर में एक तथाकथित बुराई ये थी कि वे अपनी मृत्यु के 5 वर्ष पहले तक बेहद शराब पीते रहे थे। लेकिन बाद में उन्होंने अपने हित चिंतकों और अपनी एकमात्र लड़की रफ़िया के आग्रह पर शराब पीना भी छोड़ दिया था। हालांकि जीवन भर बेतहाशा शराब पीते रहने के कारण सर जहांगीर पक्के शराबी बन चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने शराब न पीने का निश्चय करके अपनी अपार आत्मशक्ति का परिचय दिया था। फिर तो सर जहांगीर की देखी देखी कई लोगों ने शराब पीने से तौबा कर ली थी। सुनील टहलता हुआ कोठी के पिछवाड़े पहुंचा जहां सर जहांगीर की लाश पड़ी पाई गई थी, लेकिन वहां भी पुलिस का घेरा पड़ा हुआ था। किसी ने सुनील को पास भी नहीं फटकने दिया। हताश होकर वह फिर कोठी के मुख्य द्वार की ओर चल पड़ा। उसी समय मुख्य द्वार पर एक जीप रुकी। द्वार पर खड़े हवलदार ने टेंशन होकर जिस व्यक्ति को सैल्यूट मारा, सुनील को उसका चेहरा दिखाई नहीं दिया। सुनील लापरवाही से चलता हुआ जीप की ओर बढ़ा। जीप में से एक चौड़े कंधों और भारी भरकम शरीर वाला ऑफिसर निकला, जो अपने दाएं हाथ के अंगूठे और पहली उंगली के बीच में एक सामान्य से अधिक लंबाई का सिगार बड़े विशिष्ट रंग से फिरा रहा था। राम सिंह, सुनील प्रसन्नता से चिल्लाया और लपक कर जीप के पास पहुंच गया। अबे राम सिंह, वह हाफता हुआ बोला। बड़े अच्छे मौके पर आए हो यार तुम। क्यों, क्या बात है? राम सिंह ने सिगार का एक गहरा कश लेते हुए पूछा। यार, ये तुम्हारे चेले चपाटे तो पास भी नहीं फटकने दे रहे। देखो सुनील, राम सिंह अपनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए कृत्रिम गंभीरता से बोला, यह प्रभु दयाल का केस है और तुम जानते हो कि वह अपनी तफ्तीश पूरी कर लेने से कम किसी अखबार वाले को नज़दीक भी नहीं फटकने देता। मुझे मालूम है बूढ़े बेटे, सुनील झल्लाकर बोला, तभी तो तुम्हारी मदद मांग रहा हूँ। मैं तुम्हें एक शर्त पर भीतर ले जा सकता हूँ, राम सिंह निर्णयात्मक स्वर में बोला। बको, सुनील होंठ से कुरकुर बोला। तुम प्रभु की किसी बात में दखल नहीं दोगे। तुम्हारी स्थिति केवल एक दर्शक जैसी ही होगी। तुम तब तक अपनी जबान नहीं खोलोगे जब तक तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा ना जाए। मंजूर है, सुनील मरता क्या ना करता है ऐसे भाव में बोला। तो फिर जाओ, राम सिंह उसकी बात थामता हुआ बोला। मैं यहाँ पहले भी एक राउंड लगाया आया हूँ, राम सिंह रास्ते में बोला। केस में कुछ रखा नहीं है। 100 में से 99 चांस इस बात के हैं कि हत्यारा सर जहांगीर का पुराना नौकर बिहारी है। स्वभाव के विरुद्ध सुनील ने राम सिंह की इस धारणा को चैलेंज नहीं किया। प्रभु कहाँ है? राम सिंह ने कोठी के भीतर पहुंचकर एक सिपाही से पूछा। पिछवाड़े में लाश के पास, सिपाही आदरपूर्ण स्वर में बोला। इस बार सुनील कोठी के भीतर से होकर पिछवाड़े पहुंचा। लाश के पास कई सिपाहियों से घिरा हुआ प्रभुदयाल खड़ा था।
सुनील पर दृष्टि पड़ते ही प्रभुदयाल के चेहरे पर तिक्तता के भाव परिलक्षित होने लगे, लेकिन राम सिंह की मौजूदगी के कारण उसे अपनी भावनाओं पर काबू पाना ही पड़ा। क्या चल रहा है? राम सिंह ने अधिकारपूर्ण स्वर में पूछा। ये तो बड़ा सीधा से केस है सर। प्रभु एक घृणा मिश्रित दृष्टि सुनील पर डालता हुआ बोला। सर, जहांगीर की हत्या बिहारी नहीं की है। सर, जहांगीर की सेफ में से 30,000 रुपये गायब हैं और ये बात निर्विवाद है कि भागते समय बिहारी की बगल में जो अटैची थी उसमें यही नोट भरे हुए थे। लेकिन सर, जहांगीर की हत्या हुई कैसे है? राम सिंह ने पूछा। सर, जहांगीर के सर पर किसी भारी चीज़ भरपूर प्रहार किया गया है, जिससे खोपड़ी 2 टुकड़े हो गई है। लेकिन सर, लाश के पास कोई ऐसा हथियार नहीं मिला है जिसके विषय में यह कहा जा सके कि वह हत्या में प्रयुक्त हुआ है। सुनील लाश के आसपास के स्थान और कोठी की चौमंजिली इमारत का निरीक्षण करने में मग्न था। शायद वह भारी चीज साइज में छोटी रही हो, राम सिंह बोला, जैसे हथौड़ी। शायद वह भारी चीज साइज में बहुत बड़ी रही हो, सुनील धीरे से बोला, जैसे जैसे यह पथरीली जमीन। प्रभु दयाल ने आगने नेत्रों से उसे घूरा और फिर क्रुद्ध स्वर में बोला, क्या कह रहे हो? सुनील ने बड़ी भावना रहित ढंग से कोठी की चौथी मंजिल की एक खिड़की की ओर संकेत किया। खिड़की खुली हुई थी। सर, जहांगीर उस खिड़की में से गिरे हैं या गिराए गए हैं, सुनील ने निश्चयपूर्ण स्वर में कहा। प्रभु दयाल कुछ कठिन शब्द मुंह से निकालने वाला था कि राम सिंह ने जल्दी से पूछा, तुमने यह निष्कर्ष कहाँ से निकाला है? ज़रा मृत के शरीर की ओर देखो, सुनील बोला। बाईं टांग पर एक छोटी सी रस्सी बंधी हुई है। और अब जरा चौथी मंजिल की उस खिड़की की ओर भी देखो, वहाँ भी ऐसी ही रस्सी का टुकड़ा चौखट से बाहर लटकता दिखाई दे रहा है। दोनों पुलिस अधिकारियों की दृष्टि सुनील के कथन की सत्यता को परखने में रत हो गई। बात तो तुम ठीक कह रहे हो, राम सिंह प्रभावित होकर बोला। प्रभु दयाल ने कोई उद्गार प्रकट नहीं किया। उसी समय पुलिस के 2 सिपाही उन्हें अपनी ओर आते दिखाई दिए। उन दोनों के बीच में सर जहांगीर का नौकर बिहारी चल रहा था। उनके पीछे एक सब इंस्पेक्टर आ रहा था। हत्यारा पकड़ लिया गया है, प्रभु संतुष्ट स्वर से बोला। इसे हथकड़ियाँ क्यों नहीं पहनाई? सब इंस्पेक्टर के समीप पहुंचने पर प्रभु ने कड़े स्वर में पूछा। हथकड़ियाँ किस अपराध में पहनाते सर? सब इंस्पेक्टर नम्र स्वर में बोला। हमने इसे गिरफ्तार तो किया नहीं है, ये तो अपनी इच्छा से हमारे साथ आया है। सर, ये बिहारी हमें आईजी के दफ्तर के बाहर मिला था। ये जहांगीर का 30,000 रुपया उनके पास जमा कराकर लौट रहा था। क्या? प्रभु हैरान होकर चिल्लाया। उसने उलझनपूर्ण दृष्टि से राम सिंह की ओर देखा और फिर बिहारी को संबोधित करता हुआ बोला, तुमने रुपया अपने मालिक की सेफ में से निकालकर आईजी के पास क्यों जमा कराया? क्योंकि उस धन को अपराधियों से सुरक्षित रखना आवश्यक था, बिहारी निर्भीक स्वर में बोला। तो फिर तुम रुपया सर जहांगीर के परिवार की सुरक्षा में रहने देते? क्षण भर तक बिहारी चुप रहा, फिर उसने बम सा छोड़ा। मुझे मालिक के परिवार पर विश्वास नहीं, वह बोला। क्या? प्रभु फिर हैरान होकर उसका मुंह देखने लगा। तुम्हें सर जहांगीर की बेटी रफिया पर विश्वास नहीं? नहीं, बिहारी दृढ़ स्वर में बोला। बिहारी, उसी समय किसी की गरजती आवाज़ सुनाई दी। सुनील ने घूमकर देखा, पीछे एक नवयुवक खड़ा क्रोध से कांप रहा था। उसके साथ एक सुंदर सी लड़की खड़ी थी। लड़की के बाल बिखरे हुए पड़े थे, चेहरा पीला पड़ा हुआ था और आंखें शायद रो रोकर सूज गई थी। ये कौन है? सुनील ने राम सिंह की बाँह छूकर धीरे से पूछा। सर जहांगीर का सेक्रेटरी असलम और उनकी बेटी रफिया, राम सिंह फुसफुसाया। बिहारी, असलम फिर कर जा, तुम होश में हो? जानते हो तुम क्या कह रहे हो? तुम रफिया पर इल्ज़ाम? सेक्रेटरी साहब, बिहारी भी ऊंचे स्वर में बोला, मैं खूब जानता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। मैं तभी से इस दिन का इंतज़ार कर रहा था जब बड़े साहब ने रफिया बीवी की शादी तुमसे करने से इनकार कर दिया था। अगर मैं आज वक्त पर रुपये निकाल कर ना ले गया होता तो रफिया बीवी कभी के रुपयों समेत आपके साथ रफू चक्कर। खामोश, असलम गला फाड़कर चिल्लाया। रफिया के चेहरे का रंग उड़ गया था। वह असलम के कंधे का सहारा लिए खड़ी थरथरा रही थी। मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, बिहारी असलम की उपेक्षा करता हुआ राम सिंह और प्रभु की ओर घूमकर बोला। मालिक के खिड़की से गिरने के फौरन बाद ही मैं चौमंजिले के उस कमरे में गया था जिसकी खिड़की में से मालिक गिराए गए थे। उस समय रफिया बीवी अपने हाथ में खून से लिथड़ा हुआ यह लंबा चाकू लिए फर्श पर झुकी बैठी थी। आप रफिया बीवी से ही पूछिए कि क्या। बिहारी ठीक कह रहा है, रफिया बर्फ जैसे ठंडे स्वर में बोली। वह आश्चर्यचकित होकर रफिया का मुंह देखने लगा। ओफो, असलम भाव भरे स्वर में चिल्लाया। देख लीजिए इंस्पेक्टर साहब, ये दोनों। अगले शब्द बिहारी के मुंह में ही रह गए। असलम का एक भरपूर घूसा बिहारी की नाक पर पड़ा। बिहारी उलट कर जमीन पर जा गिरा। उसकी नाक में से खून बहने लगा। असलम फिर उस पर झपटा, लेकिन सिपाहियों ने उसे बीच में ही थाम लिया। मिस्टर असलम, राम सिंह उसे झिड़क कर बोला, पागल हो गए हैं क्या आप अपनी इस हरकत पर गिरफ्तार किए जा सकते हैं। हाँ, गिरफ्तार किया जा सकता हूँ, असलम विशैले स्वर में बोला, लेकिन इस हरकत पर नहीं। क्या मतलब? राम सिंह हैरान होकर बोला। आप मुझे हत्या के अपराध में गिरफ्तार करेंगे। वातावरण में सन्नाटा सा छा गया। सबकी प्रश्नपूर्ण दृष्टियां असलम के चेहरे पर टिक गई। बिहारी भी चेहरे पर फैलाए खून को पहुंचता हुआ उठ बैठा। यह आदमी बिल्कुल सच कह रहा है, असलम स्थिर स्वर में बोला। सची,
सर जहांगीर की मृत्यु के बाद रफ़िया खून से लथड़ा चाकू लिए उसे कमरे में मौजूद थी, लेकिन उसने छुरा सर जहांगीर को मारने के लिए नहीं, बचाने के लिए चलाया था। बचाने के लिए? राम सिंह अचकचा कर बोला। किससे? मुझसे, असलम बोला। रफ़िया ने विचित्र नज़रों से असलम की ओर देखा और फिर दृष्टि झुका ली। ऊपर चलिए, असलम बोला, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। कुछ ही क्षणों में सब लोग चौमंजिले के उस कमरे में पहुंच गए जिसकी खिड़की में से सर जहांगीर गिरे थे। कमरा बुरी तरह अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा था। कमरे के बीच में फर्श पर एक भारी सा रिवॉल्वर पड़ा था। द्वार के पास रक्त रंजित चाकू पड़ा था। एक कोने में एक विस्की की आधी खाली बोतल लुढ़की पड़ी थी। कमरे की लंबाई में कई गज लंबी एक रस्सी फैली पड़ी थी जिसका एक सिरा खिड़की से बाहर लटक रहा था। उसी रस्सी का एक टुकड़ा सर जहांगीर की टांग से लिपटा पाया गया था। मैं शराब पिए हुए था, असलम ऐसी सरलता से बोला जैसे कोई बच्चा अपना पहला गुनाह कबूल कर रहा। सर जहांगीर इस कमरे में आए और मुझे नशे में धुत देखकर बुरा भला कहने लगे। उन्होंने मेरे हाथ से विस्की की बोतल छीनकर फर्श पर फेंक दी। मैं क्रोधित हो उठा। मुझे सर जहांगीर से घृणा तो पहले ही थी, क्योंकि वे मुझे अपने दामाद के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। मैंने पिस्तौल निकाली और उन पर फायर कर दिया, लेकिन नशे में होने के कारण मैं ठीक से निशाना नहीं लगा पाया और 6 की 6 गोलियां, जैसा कि आप देख रहे हैं, फर्श में ही जा घुसी। इसी प्रकार मैंने उनकी हत्या करने के लिए चाकू और रस्सी भी प्रयोग में लाने चाहे, लेकिन मैं अपने कार्य में सफल नहीं हो सका। अंत में मैंने क्रोध से अंधा होकर सर जहांगीर को उठाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। असलम चुप हो गया। मुझे खुशी है असलम, रफ़िया धीरे से बोली, कि तुम में अपना गुनाह कबूल करने के काबिल हौसला है। सुनील ऐसा भाव प्रकट कर रहा था जैसे वह असलम के अपराध स्वीकार करने को तनिक भी महत्व न दे रहा हो। कितने दुख की बात है, सुनील नाटकीय स्वर में बोला, कि शरीर की धज्जियां उड़ा देने के लिए तत्पर एक पिस्तौल, सीने से पार उतर जाने के लिए बेताब एक चाकू और गले में फंदा बनकर लटक जाने के लिए तैयार एक रस्सी, मृत्यु का आह्वान करने में समर्थ इतने सामान की मौजूदगी के बावजूद भी सर जहांगीर मरे भी तो पथरीली जमीन से खोपड़ी टकराकर। सुनील, राम सिंह क्रुद्ध स्वर में बोला। 3 तो ऐसे तथ्य हैं, सुनील राम सिंह की परवाह किए बिना बोला, जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि सर जहांगीर की मृत्यु के लिए कम से कम असलम उत्तरदायी नहीं है। सुनील क्षण भर श्रोताओं पर अपने शब्दों का प्रभाव देखने के लिए रुका। उसका कथन सबके मन में पर्याप्त उत्कंठा उत्पन्न कर चुका था। पहली बात, सुनील संतुष्ट स्वर में बोला, अगर असलम ने रिवॉल्वर सर जहांगीर की हत्या के लिए चलाई होती तो गोलियों के निशान दीवारों पर और गोलियों का निशाना अपने शिकार के सिर या छाती को बनाया होता, ना कि पैरों को। गोलियों के छेद फर्श में होना इस बात की ओर स्पष्ट संकेत करता है, अगर सर जहांगीर की हत्या के लिए रस्सी प्रयुक्त की गई होती तो फंदा सर जहांगीर की गर्दन से लिपटा होता, ना कि टांग से। और फिर असलम जितना नशे में धुत होने का दावा करता है उतना वह हरगिज भी नहीं था, वरना अभी तक वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता, बल्कि लट्ठ की तरह कहीं सो रहा होता। और मेरे बयान की सत्यता प्रमाणित करने के लिए सबसे बड़ा प्रमाण है कोने में लुढ़की हुई विस्की की बोतल। असलम के कथानुसार शराब की खातिर ही तो वह सर जहांगीर से लड़ पड़ा, और जब वह जीत गया तो उसने बोतल को उठाकर एक कोने में उछाल दिया, जबकि बोतल में शराब की काफ़ी मात्रा अब भी बाकी थी। अगर सर जहांगीर की हत्या का कारण असलम का शराब पिए होना था तो हमें यह विस्की की बोतल खाली मिलती या टूटी हुई। सुनील चुप हो गया। फिर उसने स्थिर दृष्टि से असलम के नेत्रों में झांका। असलम ने नेत्र झुका लिए। भाईजान, सुनील असलम को संबोधित करते हुए बोला, झूठ बोलने के लिए जिस तजुर्बे आवश्यकता होती है वह आपको नहीं है मिस्टर। राफिया सुनील का कंधा छूकर छींट स्वर में बोली, ज़रा 1 मिनट के लिए मेरे साथ दूसरे कमरे में चलिए। सुनील ने प्रश्न सूचक दृष्टि से राम सिंह की ओर देखा। प्रभु दयाल स्थिति में हस्तक्षेप करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन राम सिंह ने उसे बांह पकड़कर रोक लिया और सुनील की ओर स्वीकारात्मक ढंग से सिर हिला दिया। सुनील राफिया के साथ बाहर आ गया। आप असलम के पक्ष में बोलकर उसे बचाने की चेष्टा कर रहे हैं। दूसरे कमरे में पहुंचकर रफिया चिंतित स्वर में बोली, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं है। क्यों? सुनील माथे पर बल डालकर बोला, क्योंकि वह शून्य में देखते हुए स्थिर स्वर में बोली, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से उसे अपराध करते देखा था। सुनील हैरान होकर उसका भाव रहित मुंह देखने लगा। क्या देखा था आपने? उसने पूछा। उस समय मैं बगल वाले कमरे में थी। एकाएक मुझे अपने पिता की चीखने चिल्लाने का स्वर सुनाई दिया और साथ ही 2 फायर भी हुए। मैं अभी परिस्थिति को समझने की चेष्टा ही कर रही थी कि 3 फायर और हुए। मैं दहल कर दूसरे कमरे की ओर भागी। कमरे में पहुंचकर मैंने अपनी आंखों से असलम के हाथ में पिस्तौल देखी, जिसकी नली से धुआं निकल रहा था। आखिरी फायर असलम ने मेरी आंखों के सामने किया, लेकिन सौभाग्य से वह डैडी को नहीं लगा। फिर वह डैडी की ओर झपटा। डैडी भयभीत होकर खिड़की की ओर भागे, लेकिन असलम ने उन्हें दबोच लिया और उन्हें रस्सी का फंदा बनाकर बांधने की चेष्टा करने लगा। डैडी असलम के पंजे से स्वयं को बचाने के लिए जी जान कोशिश कर रहे थे। इसी आपाधापी में फंदा डैडी के सिर में नहीं पड़ सका, बल्कि कंधों से फिसलता हुआ उनकी टांग में आ फंसा। फिर फंदे में डैडी की टांग जकड़ गई। असलम पूरी ताकत से रस्सी का दूसरा सिरा पकड़कर उन्हें कमरे में घसीटने की चेष्टा कर रहा था, जबकि डैडी खिड़की की ओर बढ़ने का भरसक प्रयत्न कर रहे थे। फिर डैडी का आधा शरीर खिड़की से बाहर लटक गया। असलम जी जान से रस्सी को घसीट रहा था। मैं भय से जड़ हो गई थी और मेरी चेतना लुप्त होती जा रही थी,
लेकिन फिर भी मैंने झपट कर कमरे के एक कोने में पड़ा लंबा चाकू उठाया और बेहोश होने से पहले लपक कर असलम और डैडी के बीच में तनी हुई रस्सी काट दी। आई सी, सुनील विचारपूर्ण स्वर में बोला। थैंक यू मिस राफिया। सुनील राफिया को वहीं खड़ी छोड़कर वापस पहले कमरे में लौट आया। सभी लोग व्यग्रता से सुनील की प्रतीक्षा कर रहे थे। सबके चेहरों पर प्रश्न चिन्ह तैर रहे थे। सबसे पहले सुनील ने असलम की ओर देखा। वह सिर झुकाए दो सिपाहियों के बीच में खड़ा था। राम सिंह, सुनील उच्च स्वर में बोला, मज़े की बात है कि इतने सारे हथियारों की मौजूदगी के बाद भी एक भी हथियार सर जहांगीर की हत्या के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। ये चाकू, ये रिवॉल्वर, ये रस्सी का फंदा, ये सब सर जहांगीर की हत्या के लिए नहीं, उन्हें बचाने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। क्या? आश्चर्य संयुक्त कई स्वर एक साथ सुनाई दिए। प्रभुदयाल ने उपेक्षा के होंठ से कोड़े। किससे बचाने के लिए? राम सिंह ने व्यग्रता से पूछा। सर जहांगीर को अपने ही इरादों से बचाने के लिए, सुनील शांत स्वर से बोला। सर जहांगीर आत्महत्या करना चाहते थे। उलझन के सबसे अधिक गहन चिन्ह सर जहांगीर के नौकर बिहारी के चेहरे से परिलक्षित हो रहे थे। इस तथ्य से नगर का बच्चा बच्चा अवगत है। सुनील फिर बोला कि पक्के शराबी होने के बावजूद भी सर जहांगीर ने अपनी मृत्यु से 5 वर्ष पहले शराब न पीने की प्रतिज्ञा की थी और अपने इस इरादे के कारण वे लोगों की दृष्टि में और भी पूजनीय हो गए थे। कई लोगों ने तो केवल उनके इरादे से प्रभावित होकर उनकी तरह शराब पीना छोड़ दिया था, लेकिन ट्रेजिडी ये थी कि सर जहांगीर अपने इरादे पर कायम नहीं रह सके। जोश में आकर वे शराब छोड़ देने की प्रतिज्ञा तो कर बैठे, लेकिन वो उसे निभा नहीं सके। जिन्होंने अपनी ज़िंदगी शराब में गर्क कर दी हो, उनके लिए एकाएक इस प्रकार शराब छोड़ देना संभव नहीं था। सर जहांगीर यहाँ इस कमरे में सबसे छिपकर शराब पिया करते थे। वे लोगों को तो उसी प्रकार शराब न पीने की सीख देते थे, लेकिन स्वयं कभी भी शराब से हाथ नहीं खींच सके। सर जहांगीर अपने इस दौरे जीवन से बहुत परेशान थे। हर समय उन्हें यह खतरा लगा रहता था कि अगर भेद खुल गया तो बहुत तौहीन होगी। उनका दिमाग इतना परेशान था कि कई बार आत्महत्या का इरादा कर चुके थे, लेकिन इस बार असलम ने सर जहांगीर को शराब पीते देख लिया और वह बड़ी ही अप्रत्याशित रूप से कमरे में घुस आया होगा। सर जहांगीर डर गए और आत्महत्या के लिए उनका मस्तिष्क फौरन सक्रिय उठा। असलम उनके इरादों को भाप गया। उसने चाकू उठाकर एक तरफ फेंक दिया। फिर उसने सर जहांगीर के हाथ से रिवॉल्वर भी छीन ली, लेकिन उसकी गोलियां निकालने योग्य समय न होने के कारण उसने सारे फायर कमरे के फर्श पर ही कर डाले। इसी आपाधापी में सर जहांगीर की विस्की की बोतल एक और लुढ़क गई। सर जहांगीर तो पागल हो उठे थे। वे चौमंजिले से छलांग लगा देने के लिए खिड़की की ओर लपके। असलम भी उनके पीछे भागा और उन्हें पकड़कर रस्सी से उनके हाथ पांव बांधने की चेष्टा करने लगा, लेकिन छीना झपटी में रस्सी का फंदा केवल सर जहांगीर की टांग में ही फंस सका। जिस समय असलम रस्सी को खींचकर सर जहांगीर को खिड़की से दूर ले जाने की चेष्टा कर रहा था, रफ़िया कमरे में प्रविष्ट हुई। इस खींचतान का कारण उसे यही समझ आया कि शायद सर जहांगीर ने उनकी शादी असलम से करने से फिर इनकार कर दिया। क्रोधित होकर असलम उनको हत्या करने की चेष्टा कर रहा है। रफ़िया ने झपट कर फर्श से चाकू उठाया और वह रस्सी को काटने की चेष्टा करने लगी। चाकू का एक आध वार शायद असलम पर भी पड़ गया, जिससे कि चाकू खून से रंग गया, जिसे देखकर बिहारी ये समझा था कि शायद राफिया ने ही अपने बाप का खून कर डाला है और इसलिए वह रुपये कोठी में असुरक्षित समझकर उसे आईजी के पास जमा कराया था। अंत में रफ़िया रस्सी काटने में सफल हो गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि रस्सी कटते ही झोंक में सर जहांगीर खिड़की से बाहर जा गिरे। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा मिस्टर असलम? असलम चुपचाप फटी आंखों से उसकी ओर देखता रहा। लेकिन आपने पहले झूठ क्यों बोला? प्रभुदयाल ने कड़े स्वर में पूछा। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि यह बात रफ़िया को मालूम हो। असलम धीमे स्वर में बोला। कौन सी बात? कि अपने डैडी की हत्या का कारण वह स्वयं थी। अगर उसने गलत फहमी में पड़कर न रस्सी काट दी होती तो सर जहांगीर आज जीवित होते। असलम विषादपूर्ण स्वर में बोला। कोई किसी की तकदीर नहीं बदल सकता। सुनील दार्शनिकों की तरह बोला। शायद भगवान को सर जहांगीर का इसी तरह मरना मंजूर था। ऊपर वाले के फैसलों को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। कमरे में एकाएक एक बोझिल सा सन्नाटा छा चुका था। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक की संपूर्ण कथा साहित्य की किसी अगली कहानी में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।